मैं सुधाकर कुमार। मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। दोस्तों, ऐसे तो शीशे के सिक्के सातवाहन काल के शासकों ने चलवाए थे, लेकिन एक हिंद यवन शासक थे जिसका नाम था स्ट्रेटो टू। इन्होंने भी शीशे के सिक्के चलवा दिए। वहीं शासक अगाथोक्लिज ने सिक्के पर भगवान वासुदेव, जिसे हम कृष्ण भी बोलते हैं, और संकर्षण के चित्र बनवा दिए। दोस्तों, कार्दमक वंश के शासक के काल की मुद्राएं चांदी के और तांबा के हुआ करता था, अर्थात रजत की भी हुआ करती थी और ताम्र के। किस वंश के शासक? तो कार्दमक वंश के शासक के काल की मुद्राएं। लेकिन पश्चिमोत्तर भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के कुषाण शासकों ने चलवाए थे। कुषाण शासकों ने ही नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए। हालांकि सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने चलवाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलवाए थे। भगवान कार्तिक का भी अंकन मुद्राओं पर मिलता है। किस शासक के सिक्कों पर? तो यौधेय साम्राज्य के शासकों के सिक्कों पर। सारनाथ का बौद्ध प्रतिमा अभिलेख। दोस्तों, यह बौद्ध प्रतिमा अभिलेख कनिष्क का है और इस बौद्ध प्रतिमा को कनिष्क ने मथुरा से सारनाथ ले आया था। बताते चलें तो मथुरा में 81 ईस्वी में इस प्रतिमा को बनाया गया था और 78 ईस्वी में कनिष्क ने सारनाथ ले आए अपने राज्याभिषेक के समय। कनिष्क के रबतक अभिलेख के बारे में जानते हैं। दोस्तों, यह अभिलेख 1993 में अफगानिस्तान से प्राप्त किए गए हैं। इस रबतक अभिलेख में चंपा पाटलिपुत्रा की चर्चा तो है ही साथ कौशाम्बी की भी और साकेत की भी चर्चा है। राजा खारवेल चेदी वंश के शासक थे। सातकर्णी प्रथम को वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है। सातकर्णी प्रथम को कुषाण शासकों में बाल विवाह आरंभ हो गया था। कुषाण शासकों में ही गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए एका ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि सातकर्णी प्रथम को वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है। इक्ष्वाकु वंश के शासकों को श्री पर्वतीय कहा गया है। जानते हैं चेदी वंश के बारे में। तो इस वंश का संबंध राजा खारवेल से है, अर्थात राजा खारवेल इसी वंश के थे और इस वंश के संस्थापक महामेघवाहन को माना जाता है। इसलिए इस वंश का अर्थात चेदी वंश का अन्य नाम महामेघवाहन वंश भी है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन। दोस्तों, यह एक किताब है, पुस्तक है। इसको एक नाविक ने लिखा था। उस नाविक का नाम है अलेक्जेंड्रिया। इस किताब में रोमन मिस्र के बंदरगाहों से व्यापार का वर्णन मिलता है। साथ ही साथ भारत से आयात और निर्यात किए जाने वाले जो वस्तुएं हैं उसकी भी जानकारी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन बुक में मिलता है। प्रवरसेन प्रथम। दोस्तों, यह शासक वाकाटक वंश के थे और इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। जबकि प्रवरसेन द्वितीय जो थे उनको साहित्य में बहुत रुचि था और इन्होंने सेतुबंध ग्रंथ की रचना किया, अर्थात सेतुबंध ग्रंथ के रचनाकार प्रवरसेन प्रथम नहीं द्वितीय हैं। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। यह अभिलेख
अशोक का है, यह अशोक के स्तंभ है। समुद्रगुप्त के शासन के बारे में इस इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से जानकारी मिलता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे, जिन्होंने इस स्तंभ पर इन्होंने संस्कृत भाषा में समुद्रगुप्त के प्रशंसात्मक वर्णन किया है। हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इस अभिलेख में कौशल के शासक महेंद्र के बारे में सूचना दिया गया है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके यहाँ? महेंद्र के बारे में जानकारी मिलता है, अर्थात प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख बराबर महेंद्र। गुप्त काल का शासनकाल 275 से लेकर के 550 ईस्वी तक रहा था। इस वंश के शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने 319 में राजगद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त की उपाधि धारण किया। वहीं परम भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण किया था दोस्तों। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। समुद्रगुप्त ने पृथ्वीतया प्रथम वीर की उपाधि ली थी। स्कंदगुप्त के शासनकाल के समय हुनों का आक्रमण हुआ। इसकी जानकारी भीतरी स्तंभ अभिलेख में मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक विजेता की उपाधि धारण की, यानी शक विजेता बराबर चंद्रगुप्त द्वितीय। और हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हो गया था। हुनों के आक्रमण से रोमन साम्राज्य खत्म हो गया। तभी भारतीय दक्षिण पूर्व, है ना, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से व्यापार करना चालू कर दिए। और इन दक्षिण पूर्व जो देश थे, उनका जो व्यापार होता था वह ताम्रलिप्ति बंदरगाह से व्यापार होता था। इस वंश के कुछ अन्य बंदरगाह थे, जैसे घंटासाला, कदरा, चौल इत्यादि। भास्कराचार्य ये खगोलविद थे, साथ ही साथ गणितज्ञ थे। कौन? भास्कराचार्य। लीलावती तथा शिरोमणि ग्रंथ की रचना किया। कौन? भास्कराचार्य ने। सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही जानकारी दिया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होती है। आर्यभट्ट ने कहा था। गुप्त काल के स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता है, स्वर्ण मुद्रा को। वहीं रजत मुद्रा को दोस्तों रूपक बोला जाता है। समुद्रगुप्त के समकालीन शासक की बात करें दक्षिण भारत के शासकों की, तो उनका नाम है धनंजय, नीलराज, उग्रसेन और विष्णुगोपा इत्यादि। महरौली लौह स्तंभ अभिलेख। महरौली लौह स्तंभ अभिलेख दोस्तों, यह कुतुब मीनार अथवा कुतुब इस्लाम मस्जिद के आसपास मिला है ना। और इस अभिलेख में चंद्र जो कि एक राजा था, उसके उपलब्धियों के बारे में जानकारी दिया गया है महरौली अभिलेख में। जानते हैं मुद्रा रक्षस के बारे में। दोस्तों मुद्रा रक्षस एक किताब है, नाटकीय किताब है, और इसके लेखक विशाखदत्त जी हैं। मुद्रा रक्षस में विशाखदत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार के दूरभिसंधियों के बारे में जानकारी दिया है। दूरभिसंधियों, गुप्त काल के कुछ लोग के बारे में हम लोग जानते हैं, कुछ महान लोगों के बारे में, जैसे सुश्रुत, यह चीर फाड़ करते थे, शल्य चिकित्सक थे ये। रौनक नहीं, सौनक ऋग्वेद के ऋषि थे। क्षुद्रक
ये नाटककार थे, साहित्यकार थे शूद्रक भाई, है ना। सामिल्य, सामिल्य एक नाटककार थे, सामिल्य। धनवंतरी, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आयुर्वेद के विद्वान थे धनवंतरी, और ये धनवंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही रहते थे। चरक, ये राजवैद्य थे चरक, और ये किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। छपनक, एक ज्योतिषविद थे, भविष्यवाणी बताते थे। कौन? छपनक। महर्षि कपिल, ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे, यानी सांख्य दर्शन का मतलब ही कपिल होता था, इतना पंडित थे कपिल। अप्रहत भूमि, यह ऐसे भूमि हुआ करता था दोस्तों जहां पर जुताई नहीं होती थी, अर्थात जंगली भूमि को ही अप्रहत भूमि कहा जाता था। गुप्त काल में कुल्यावाप, द्रोणवाप, अधवाप, इस जो वर्ड आप देख रहे हैं, कुल्यावाप, द्रोणवाप, अधवाप, ये सभी वाप भूमि मापने की इकाई थी, यूनिट थी। विदक भागम, विदक भागम एक सिंचाई कर था, सिंचाई के ऊपर लगाया जाता था। उद्रंग भूमि कर था। तोरमान, तोरमान ये हुन थे, और ये दूसरे हुन थे जो कि भारत पर आक्रमण किए थे, यानी तोरमान एक आदमी का नाम है और ये हुन नेता थे। मिहिर कुल, मिहिर कुल भी हुन शासक थे, जिसे मालवा नरेश यशोधर्मन ने, कौन? मालवा नरेश यशोधर्मन ने मिहिर कुल को हरा दिया था। कौशे, गुप्त और गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए कौशे शब्द का प्रयोग किया जाता था, अर्थात कौशे बराबर रेशम। संयुंगन, संयुंगन 6ठी शताब्दी में भारत आए थे। यह 3 साल तक भारत में रहे थे, भारत में बिताए थे, 1518 से लेकर के 21 तक। लेकिन इन्होंने 515 में चाइना से चल दिए थे। ठीक है दोस्तों। बलात् श्रम और बेगार श्रम की बात करें तो यह मौर्य काल में शुरू किया गया था, है ना। ऐसा ही मतलब कि बलात् श्रम बेगार श्रम किया जाता था, लेकिन गुप्त काल वालों ने इसको अनिवार्य बना दिया गया, और इस तरह से अनिवार्य बना दिया गया कि इसको एक कर के रूप में ट्रीट किया जाने लगा दोस्तों। गुप्त काल वालों ने यह सब काम किया, और यह जो प्रथा था यह मध्य प्रदेश और काठियावाड़ में सबसे अधिक प्रचलित हो गए। जानते हैं मृक्ष कटिकम के बारे में। मृक्ष कटिकम दोस्तों एक ग्रंथ है, और इसको क्षुद्रक ने लिखे हैं। कौन लिखे हैं? क्षुद्रक ने। और क्षुद्रक क्या थे? एक साहित्यकार थे और नाटककार भी थे। मृक्ष कटिकम जो ग्रंथ है, इसमें गुप्त काल के शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, सामाजिक जनजीवन के बारे में जानकारी मिलती है। शूद्रक ने अपने साहित्य मृक्ष कटिकम में एक ब्राह्मण जिनका नाम है चारुदत्त, है ना, यह गणिका के पुत्री बसंत सेना, यानी चारुदत्त एक ब्राह्मण थे और एक बसंत सेना जो कि गणिका के पुत्री थी, यानी कि चारुदत्त और बसंत सेना के बीच प्रेम प्रसंग के बारे में जानकारी दिया गया है मृक्ष कटिकम में। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन में पुनर्जन्म और आत्मा जैसी चीजों की बात
किया गया है सांख्य दर्शन में। इस दर्शन में दुख का कारण अज्ञानता को बताया गया है और दुख से मुक्ति का उपाय ज्ञान को बताया गया है। दोस्तों, बताते चलें तो सांख्य दर्शन महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का आचार्य माना जाता था। किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति के शक्तियों द्वारा डिसाइड की जाती है ना, दैविक शक्तियों में के द्वारा नहीं। ये सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल कहे हैं। जानते हैं चरवाक के बारे में। चरवाक एक धर्म संप्रदाय है दोस्तों, है ना, और यह पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है। इसका मानना है कि जीवन सुखी से बिताओ क्योंकि दोबारा जन्म नहीं मिलने वाला है। जीवन सुखी करने के लिए तुमको चाहे कर्ज लेना पड़े कर्ज लो। चरवाक ने 4 पुरुषार्थों में से काम को परम पुरुषार्थ माना है। इसका यह विश्वास लोकायत प्रणाली कहलाती है। चरवाक की न्याय दर्शन। न्याय दर्शन का शाब्दिक अर्थ निर्णय अथवा तर्क होता है और इसका मूल ग्रंथ दोस्तों न्याय सूत्र है और न्याय सूत्र को गौतम के द्वारा लिखा गया है। गौतम जो कि एक न्याय दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं। जानते हैं मीमांसा दर्शन के बारे में। दोस्तों, इस मीमांसा दर्शन में मोक्ष प्राप्त करने का तरीका वैदिक अनुष्ठान को माना गया है। जितना आप वैदिक अनुष्ठान कराइएगा उतना ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, मीमांसा दर्शन में कहा गया है। इस दर्शन में कर्म के सिद्धांत से संबंधित है। इस दर्शन में वेद को शाश्वत सत्य माना गया है। मीमांसा दर्शन में मीमांसा दर्शन को 2 भागों में बांट दिया गया, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा जो कि वेदांत पर आधारित है, इसलिए वेदांत दर्शन भी कहा जाता है। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जैमिनीय थे, वहीं उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक बादरायण थे। मीमांसा दर्शन कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। ये कहते हैं कि कर्म करो फल मिलेगा और इस कर्म और फल के बीच एक अलौकिक शक्ति काम करती है जिसे अपूर्व कहते हैं। अर्थात अपूर्व जो शब्द है इसका संबंध मीमांसा दर्शन से है। जानते हैं वैशेषिक दर्शन के बारे में। इस दर्शन में कहा गया है कि सृष्टि का निर्माण अणुओं से हुआ है, अणुओं से मिलकर के हुआ है। वैशेषिक दर्शन कहता है और इसके प्रवर्तक कणाद हैं। अद्वैत दर्शन। अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य जी हैं। इन्होंने उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता पर भाष्य लिखा है। ब्रह्मसूत्र पर लिखा गया भाष्य शारीरिक शास्त्र अथवा ब्रह्म शास्त्र है, जो कि ब्रह्मसूत्र पर लिखा गया है। शंकर ने 4 मठ स्थापित किए थे: श्रृंगेरी पीठ, द्वारका पीठ, पुरी पीठ और ज्योतिष मठ पीठ। शंकराचार्य को प्रक्षण बौद्ध भी कहा जाता है क्योंकि ये अपने दर्शन में बौद्ध धर्म के कई विचारों को जोड़ा है। अद्वैत वेदांत के अनुसार ज्ञान के द्वारा ही शक्ति प्राप्त किया जा सकता है। यह अद्वैत वेदांत कहता है, ज्ञान को प्राथमिकता दिया है। वहीं एक दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति का साधन भक्ति को बताया है और उस दर्शन का नाम है दोस्तों विशिष्टाद्वैत, जिसके संस्थापक रामानुजाचार्य जी हैं।
इस दर्शन को अद्वैत दर्शन के विरोधी माना जाता है, यानी कि विरोध में निकाला गया था विशिष्ट द्वैतवाद। शंकराचार्य ने ब्रह्म को सत्य माना है और जगत को मिथ्या माना है। वहीं रामानुजाचार्य के अनुसार जीव आनंदमय स्वयं और प्रकाशमान है और इन्होंने जगत को मिथ्या नहीं माना है। याद रखें दोस्तों कि अद्वैतवाद के ये प्रवर्तक शंकराचार्य थे अद्वैतवाद के, जबकि द्वैतवाद के प्रवर्तक ये माधवाचार्य जी थे। विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य और द्वैतवाद के निम्काचार्य थे। वहीं शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक बल्लभाचार्य जी थे। क्षत्रिय वर्ण ये 3 मूल के वंश थे, मतलब क्षत्रिय वर्ण को 3 ये वंश में बांटा गया। चंद्रवंशीय वंश, सूर्य वंश और अग्निवंश। चंद्रवंशीय वंश त्रेता युग में चंद्रवंशीय राजाओं का मूल स्थान प्रयाग था और बाद में कुछ प्रलय हुआ और द्वापर युग में इन चंद्रवंशीय राजाओं का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर बना दिया गया। मौखरी वंश, मौखरी वंश जो थे यह गुप्त वंश के संबंध थे। मौखरी वंश के लोगों ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनवाए थे। मौखरी वंश के प्रमुख शासक थे ग्रहवर्मन, है ना, ईशान वर्मा, आदित्य वर्मा, हरिवर्मा आदि। जानते हैं हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन की जो जानकारी है, इनके बारे में जानकारी पुस्तक से ही मिलेगा, ये तो बात सही है। तो इनके ऊपर 2 पुस्तक निकाला गया। कौन कौन? हर्षचरित्र और राजतरंगिणी। हर्षचरित्र जिसको रचना बाणभट्ट ने की है और राजतरंगिणी जिसकी रचना कल्हड़ ने किया। और ये दोनों समकालीन कवि थे दोस्तों हर्ष के समय, इसलिए हर्ष के संबंधी सूचनाओं के बारे में इनकी जानकारी मिलती है। दोस्तों बात करें बाणभट्ट की, तो बाणभट्ट का जन्म बिहार में हुआ था, पटना में नहीं। सोन नदी के किनारे एक गांव था जिसका नाम प्रतिकोटा था, वहीं पर बाणभट्ट जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने हर्षचरित्र लिखे थे। बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। जानते हैं महामोक्ष परिषद के बारे में। महामोक्ष परिषद एक समारोह था, फेस्टिवल था, और यह फेस्टिवल बौद्ध, है ना, महासम्मेलन था दोस्तों। और यह वर्धन वंश के समय, है ना, प्रचलन में आया था। महामोक्ष परिषद जो समारोह है यह हर 5 साल पर आयोजित करवाया जाता था और जो ह्वेनसांग थे ये 6ठे समारोह में शामिल हुए थे। यह समारोह प्रयाग के संगम क्षेत्र में, यानी प्रयाग के संगम क्षेत्र में यह समारोह करवाए जाते थे। एक और स्थान की नाम लें तो उसका नाम है कन्नौज। कन्नौज कुछ और के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर हर्षवर्धन ने महायान शाखा को, है ना, अति ऊंच दिखाने के लिए बहुत लोगों को बुलाए थे, एक सभा बुलाए थे और जिसकी अध्यक्षता ह्वेनसांग ने की थी। ह्वेनसांग के बारे में जानते हैं। पहली बात कि ह्वेनसांग चीन के थे और ह्वेनसांग जिस समय चीन से आए थे उस समय वहां के राजा, उस स्थान के राजा थे तोंग वंश के शासक तांग सुंग थे। कौन? ताई सुंग थे। और ताइंग सुंग के इच्छा के विरुद्ध लुका छिपा करके वहां से निकल गए ह्वेनसांग और भारत को पहुंच गए। यहाँ आते ही यह मतलब ये हर्षवर्धन के समय आए थे और ये भारत के बारे में बताते हैं और कहते हैं क्या कि सड़कों पर घूमना सुरक्षित नहीं था। ह्वेनसांग कहते हैं कि कई बार मैंने डाकुओं से पकड़ा भी गए थे जब रोड पर हम लोग घूम रहे थे। इस समय अपने को निर्दोष बताने के लिए लोग अग्नि, जल, विष की कसम खाते थे। इस समय नदी के किनारे
व्यापारिक मार्ग पर, है ना, घाटों पर वस्तुओं के व्यापार पर भी कर लगा दिए जाते थे। किस समय? वर्धन वंश के समय। ह्वेन ने थानेश्वर के इतना जो समृद्ध था उस समय, उसका कारण व्यापार को बताए थे। इन्होंने इन्होंने मथुरा को सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध बताया था, और वहीं वाराणसी को रेशम वस्त्र के लिए प्रसिद्ध माना था। इन्होंने याद रखिए कि ह्वेन भीन माल का भी भ्रमण किए थे। जानते हैं चीनी यात्री इंत सिंह के बारे में। दोस्तों, इंत सिंह बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने के लिए विश्व भ्रमण पर निकल गए। बात करें तो 671 से लेकर के 695 यानी 7वीं शताब्दी में, और 24 साल बाहर रहे थे। इसी बीच इन्होंने भारत में प्रवेश कर गए और भारत घूमते हुए चले गए फिर चीन। चीनी लेखकों ने भारत को यूनतुंग अथवा थियानतुंग के नाम से पुकारा है। यूनतुंग या थियानतुंग। आज का जो विनिमय पत्र, तो आप जानने नहीं करते होंगे कि इसका मतलब है कि क्रय और विक्रय के लिए एक प्रोसेस है, नगद और उधार उसी में लिखा जाता है। और उधार के लिए कुछ प्राप्तांक के बाद, यानी कि बाद में प्राप्तांक के बाद उधारी लेने में मदद करता है कौन? विनिमय पत्र। विनिमय पत्र। और वर्धन काल में इसी चीज को हुंडी के नाम से जाना जाता था। यानी कि हुंडी एक प्रोसेस है जिसमें नगद और उधार के बारे में बताया जाता है, और उधार के लिए भी एक विशेष तकनीक अपनाया जाता है जिसे हम साख प्राप्तांक बोलते हैं। ये साख प्राप्तांक है। फाहियान और ह्वेनसांग। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार ये समय में आए थे, वहीं ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आए थे। फाहियान ने 10 वर्ष तक रहे थे भारत में, वहीं ह्वेनसांग ने 15 वर्षों तक रहे थे भारत में। फाहियान भारत की यात्रा 402 से लेकर के 412 तक किए थे। लेकिन ये फाहियान चाइना से 399 में ही निकल गए थे और 414 में पहुंच गए चीन में। वहीं ह्वेनसांग 629 से लेकर के 645 तक, टोटल 15 सालों तक नहीं, लगभग भारत में भ्रमण किए थे। मुल्तान के सूर्य मंदिर और सांबरपुर यात्रोत्सव। दोस्तों, सांबरपुर यात्रोत्सव, ये भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। ये यात्रा है जिसमें भगवान जो सूर्य जी हैं उसकी पूजा किया जाता है। वही मुल्तान के जो सूर्य मंदिर है, इस मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, अवाज ईद अल मंसूदी और तथा अल बेरूनी ने किया है।